एपिसोड 737। इतनी ज़बरदस्त मेहनत के बाद बड़ी शानदार कामयाबी हो और वो कामयाबी अचानक नाकामी में तब्दील हो जाए तो मेहनत करने वाला गुस्से से पागल हो जाता है। जूसी और डी बोर्बन का यही हाल हो रहा था। सोनिया मेरे पास आ गई। मेरे चेहरे पर तब्दीलियां हो रही थीं। मेकअप मैन ने ज़रा देर के लिए हाथ रोक लिया। मैंने सोनिया की लाई हुई तस्वीरें देखीं। फिर एक तस्वीर की आंखों में झांकता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर मेकअप मैन से कहा वो अपना काम जारी रखे। सोनिया ने पूछा, क्या ये जिंदा है? हाँ, मैं अभी इसके ख्यालात पढ़कर तफसीलात बताता हूँ। फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। उसका नाम जॉय रोमीरो था। उसे खुफिया पनाहगाहें बनाने का खासा तजुर्बा था। उसने 6 बरस पहले खुफिया सरकारी अहकामात के मुताबिक एक ज़ेर ज़मीन अड्डा बनाया था जिसके 4 दरवाजे थे। एक दरवाजे से आने जाने वाले को बाकी 3 दरवाज़ों का इल्म नहीं होता था। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे दरवाजे से दाखिल होने को बाकी 3 दरवाजे नहीं मिलते थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि गोल्डन ब्रेन्स एक दूसरे की आमद और रफ्त को न देख सकें और न ही उस अड्डे में आने के बाद एक दूसरे की असलियत को जान सकें, क्योंकि वो अड्डे में दाखिल होने के बाद अपने अपने ख़ास कमरे में जाकर चेहरे तब्दील करते थे और लहजा बदल लेते थे। उस अड्डे में सिर्फ एक छोटा सा हॉल था जहां वो चारों चेहरे बदलने के बाद एक दूसरे के सामने आते थे। तंजीम वाले और फौजी अफसरान इस अड्डे से वाकिफ नहीं थे। सिर्फ इंजीनियर जॉय रोमीरो वहां के एक एक हिस्से को जानता था। उन्होंने सोचा था कि अड्डे की तकमील के बाद इंजीनियर जॉय को गोली मार देंगे, लेकिन वो अड्डा पेचीदा था और बार बार मुरम्मत तलब रहता था। बार बार जॉय की खिदमत लाजमी होती थीं। किसी दूसरे इंजीनियर को राज में शरीक करने से बेहतर था कि वो उसे ही राजदार बनाकर रखते। चंद नामालूम सरकारी अफराद ने उस पर पाबंदी आयद की थी कि आइंदा वो अपने पराए किसी से मुलाकात नहीं करेगा, टेलीफोन या ख़त किताबत के ज़रिए भी रब्ता नहीं रखेगा। जब वो अड्डा मुकम्मल हो गया तो उसे मुल्क से बाहर लंदन में रिहाइश इख्तियार करने के लिए भेज दिया गया। उसके बीवी बच्चों को यरगमाल बनाकर तंजीम वाले मुल्क में रहने दिया और धमकी दी कि अगर वो लंदन में तन्हा जिंदगी नहीं गुजारेगा, किसी मर्द या औरत से दोस्ती करेगा, किसी को खुफिया अड्डे का राज बताएगा, तो उसके बीवी बच्चों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। तब से उसने ज़बान बन रखी थी। गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था और ये अच्छी तरह समझता था कि दिन रात उसकी निगरानी होती रहती है। उसने बीवी को भी खुफिया अड्डे का राज नहीं बताया था और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि घर में उसकी जो तस्वीरें रह गई हैं उन्हें ज़ाया कर दे। लेकिन वो नेक बख्त 2 हफ्तों के लिए शौहर से मिलती थी। बाकी साल भर उसकी तस्वीरों से दिल को बहलाती थी, इसलिए उन्हें ज़ाया नहीं किया। अब वो तस्वीरें हमारे काम आ रही थीं। मैंने उसकी आंखों में झांक कर दिमाग में पहुंचते ही मालूम किया था कि वो ज़ेर ज़मीन अड्डा कहाँ है। उसकी सोच ने कहा, नेशनल लाइब्रेरी की जो 6 मंजिला इमारत है उसके तहखाने में वो भूल भुलैयों वाला अड्डा है। उस अड्डे के 4 हिस्से हैं, हर हिस्सा एक दूसरे से अलग है। वहाँ वो अपना चेहरा, आवाज़ और अपनी हर तरह की शनाख्त तब्दील करते थे। फिर एक लिफ्ट के ज़रिए तीसरी मंजिल के एक छोटे से हॉल में एक दूसरे के सामने आते थे। यहीं से वो टीवी स्क्रीन पर तंजीम वाले हुक्काम को दिखाई देते थे। नेशनल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर जहां वो मिलते हैं वो जगह चारों तरफ मजबूत दीवारों से छुपी हुई है। सिर्फ 4 लिफ्टों के ज़रिए वो चारों तहखाने से आते जाते हैं। वो जगह साउंड प्रूफ है। उसके चारों तरफ लाइब्रेरी है। वहां बैठकर मुताला करने वालों को कभी पता नहीं चलता कि तीसरी मंजिल का दरमियानी हिस्सा कितना पुरस्कार है। इंजीनियर जॉय रोमेरियो की सोच ने बताया कि उसने आज तक किसी गोल्डन ब्रेन को नहीं देखा। वो जानता था कि उसकी सख्त निगरानी होती है। उसका कोई गलत कदम या ज़रा सी चालाकी उसे मौत की नींद सुला सकती है। इसलिए उसने किसी गोल्डन ब्रेन के मुताल्लिक कुछ मालूम करने की हिमाकत नहीं की। जब मैंने सोनिया को ये तमाम बातें बताईं तो उसने खुश होकर मेरे हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, आज तुमने फरहाद अली तैमूर होने का सबूत दिया है। चूंकि वहाँ मेकअप मैन और जूडी ऑस्कर वगैरह मौजूद थे, इसलिए वो जापानी ज़बान बोल रही थी। मैंने भी उसी ज़बान में कहा, अगर आदमी सोता रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जहानत भी सो गई है। सो गई थी फरहाद, सो गई थी। ज़रा हिसाब करो, एक अरसा गुजर गया, तुमने मैदान अमल में कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। जब भी तुम्हारा जिक्र आता है तो पता चलता है कि शोए सो रहा है। आज मैंने तुम्हें जगा दिया है। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो कहने लगी, पहले तुम जब भी ख्याल खानी के अलावा ज़ाती तौर पर दुश्मनों की तलाश में निकलते थे, तरह तरह के जहानत से भरपूर मंसूबों पर अमल करते थे, तो दुश्मनों की शामत आ जाती थी और हम सब तुम्हारी हाजिर दिमागी से बहुत कुछ सीखते रहते थे। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली,
तुम एक तवील अरसे से हमें मायूस करते रहे। मैं सोचती थी शायद तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास होगा, लेकिन तुमने जैसे गोशा नशीन रहने की कसम खा ली थी। मुझे पारस की बड़ी फिक्र थी, क्योंकि वो शऊरी या गैर शऊरी तौर पर तुम्हारे नक्शे कदम पर चलता है, तुम्हारी ही तरह बड़ी हाजिर दिमागी से मैदान मारता है। मैंने सोचा अगर वो भी तुम्हारी तरह आराम तलब हो गया और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली तो एक दिन दुश्मन उस पर आसानी से गालिब आ जाएंगे। वो अपनी जगह से उठ गई, फिर टहलते हुए बोली, बेटे का लहू गर्म रखने के लिए बाप के लहू में हरारत पैदा करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऐसी चाल चली कि तुम हड़बड़ा कर बेदार हो गए और ऐसे फरहाद बन गए जो देखते ही देखते दुश्मनों की शहरक तक पहुंच जाया करता है। देख लो अभी तुम एक ही रात में कितनी बर्क रफ्तारी से गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने वाले हो। क्या तुमने मेरे लहू में हरारत पैदा करने के लिए कोई चाल चली है? हाँ बेशक। क्या सुल्ताना ने मां बनने का ड्रामा किया था? हाँ, तुमने मुझ पर दुरुस्त शुबा किया था। मैंने लैला को तुमसे दूर करने के लिए सुल्ताना और सलमान से ताउन हासिल किया, फिर लैला को पेरिस पहुंचते ही आसाबी कमजोरी में मुब्तला कर दिया। तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक किया ताकि तुम उससे राब्ता कायम न कर सको। क्या लैला पेरिस में है? हाँ, खैरियत से है। तो फिर वो पापा डोक के साथ कौन थी? मैंने पापा डोक और लैला की डमी तुम्हारे सामने से गुजारी थी ताकि तुम लैला को अपने दुश्मन के साथ देखकर भड़क जाओ, और तुम भड़क गए। तुम्हारा दिमाग बिजली की तरह काम करने लगा है। क्या तुम समझ रहे हो कि कितनी जहानत और चालाकी से इंजीनियर जॉय तक पहुंचे हो? और अब गोल्डन ब्रेन्स तुमसे दूर नहीं है। तुम एक नंबर की कमीनी हो। अब तक मुझे उल्लू बना रही थी। उल्लू नहीं, शाहीन बनाया है, और शाहीन की खासियत है झपटना पलटना, पलट कर झपटना। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब तुम्हारा लहू गर्म रहेगा, इसमें शुबा नहीं कि तुमने खूब चाल चली है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम्हारा सर तोड़ दूं। क्या मेरे पास आओगी? तुम दूर से बहुत अच्छे लगते हो। फजूल रुमानी गुफ्तगू ना करना, काम की बात करो। मैं तो खुश हो गया था कि पापा डोक सेहतियाब होकर मंजर आम पर आ गया है, लेकिन वो तुम्हारी भेजी हुई डमी थी। क्या उस पापा डोक को देखकर तंजीम वाले हुक्काम और गोल्डन ब्रेन्स हैरान नहीं होंगे? ये तुम मालूम करो। मैं जनरल टायर के दिमाग में पहुंचा। वो सिर्फ हैरान नहीं था, परेशान भी था। आला हुक्काम और दूसरे अकाबरीन उसके साथ बैठे हुए स्क्रीन पर गोल्डन ब्रेन्स को देख रहे थे। एक गोल्डन ब्रेन कह रहा था, जैसे ही हमें होटल शेरेटन में पापा डोक की इत्तला मिली, हम समझ गए थे कि सोनिया फ्रॉड कर रही है, क्योंकि असली पापा डोक तो हमारी निगरानी में है। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमारे फौजी जवानों ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में नकली पापा डोक का ताक़ुब किया और ब्राइन वुल्फ को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने टेलीपैथी के जरिए हमारे फौजी जवानों को ताक़ुब के काबिल नहीं छोड़ा। जनरल टायर ने कहा, एक बात समझ में नहीं आती, अगर सोनिया डमी पापा डोक को पेश कर रही थी तो ब्राइन वुल्फ क्यों धोखा खा रहा था और क्यों डमी का ताक़ुब कर रहा था? यह सब महज एक ड्रामा था। वुल्फ हम लोगों को मुतवज्जे करने के लिए उस डमी के पीछे भाग रहा था। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, हम सब मुतवज्जे हो गए। हमने पापा डोक की डमी भी देख ली और वुल्फ भी नज़रों में आकर गुम हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सोनिया ने 2 माह की तवील खामोशी के बाद यूं ही किसी मकसद के बगैर एक डमी पेश की है? वो बहुत ही बदतरीन चुड़ैल है। उसने किसी खास मकसद के तहत ऐसा किया होगा। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, दूसरे मुल्कों के जासूस हमें बेनकाब करना चाहते हैं। ये सब जानते हैं कि पापा डोक हमारी निगरानी में है। सोनिया ने उन गैर मुल्की सुराग रसानों को हमारी तरफ लगाने के लिए वो डमी पेश की है। कोई उस डमी के जरिए हम तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन पहुंचने की कोशिशों में शिद्दत आ गई होगी। एक आला फौजी अफसर ने कहा, क्या पापा डोक पूरी तरह सेहतियाब हो चुका है? एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, प्लीज़ आप लोग पापा डोक के मुतालिक सवालात ना करें। एक हाकिम ने कहा, हमें उसके मुतालिक ये तो मालूम होना चाहिए कि वो कैसा नजर आता है, उसकी नई सूरत और नई आवाज़ कैसी है। अगर कभी वो अचानक हमारे सामने आएगा तो हम पहचान नहीं सकेंगे। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, सॉरी, जिस तरह आप लोग हमारा असल चेहरा नहीं देख पाते, असल आवाज़ नहीं सुन सकते, उसी तरह पापा डोक की नई शख्सियत को नहीं पहचान सकेंगे। एक और हाकिम ने कहा, मुल्क और कौम की भलाई के लिए हमने तुम चारों गोल्डन ब्रेन्स को कभी देखना नहीं चाहा। तुम चारों को वाकई रास में रहना चाहिए, लेकिन पापा डोक को हमारे लिए पुरस्कार न बनाया जाए। चौथे गोल्डन ब्रेन ने कहा, आप लोग मना करने के बावजूद पापा डोक के मुतालिक सवालात कर रहे हैं, उसे बेनकाब कराना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि वो दुश्मन ख्याल खानी करने वाले आप लोगों के दिमागों में मौजूद हैं, आपको ऐसे सवालात पर मजबूर कर रहे हैं।
एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, आज तक हमारे पास जितने ख्याल खानी करने वाले आए वो हमारी नाक़िस पॉलिसियों के सबब मर गए या हमारे हाथों से निकलकर दुश्मनों की झोली में चले गए। हम पापा डोग को हाथ से जाने नहीं देंगे, उसे एक गहरे राज में पुरस्कार बनाकर रखेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है। मीटिंग बर्खास्त होने से पहले एक बार कह दूं कि गैर मुल्की सुराग रसानों और CIA एजेंटों पर कड़ी नज़र रखें, उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दें। इस तरह हमारी आधी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सो फार, सी यू नेक्स्ट टाइम। चंद सेकंड्स के बाद टीवी स्क्रीन बुझ गया। तमाम गोल्डन ब्रेन्स नज़रों से ओझल हो गए। उनके तवील इजलास के दौरान मैं सोनिया के साथ रिहाइशगाह से निकल आया था। हम अपनी अपनी कार में नेशनल लाइब्रेरी के करीब एक ज्वेलरी की दुकान के सामने आए थे। उस दुकान का मालिक एक गोल्डन ब्रेन था। दुकान के एक प्राइवेट कमरे में एक तहखाना था। वो तहखाना नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने से मुंसलिक था। यानी मीटिंग बर्खास्त होने के बाद एक गोल्डन ब्रेन उसी ज्वेलरी की दुकान से निकलकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने वाला था। सोनिया उस दुकान से ज़रा दूर एक सड़क के मोड़ पर रुक गई। मैं नेशनल लाइब्रेरी के दूसरी तरफ आ गया। उधर कारों का एक शोरूम था, उसका मालिक एक दूसरा गोल्डन ब्रेन था। उस शोरूम का एक तहखाना भी नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने से मुंसलिक था। मैंने थोड़ी देर बाद देखा, एक उधेड़ उम्र का शख्स शोरूम से बाहर आकर दुकान को ताला लगा रहा था। फिर वो एक कार में बैठकर वहां से जाने लगा। मैं उस कार का नंबर जहन नशीन कर चुका था। उससे बहुत ज़्यादा फासला रखकर ताक़ुब करने लगा। रात के 2 बजे थे। रास्ते में गाड़ियां बराए नाम थीं। कभी 2-4 गाड़ियां हमारे दरमियान आ जाती थीं, कभी मैं फासला बढ़ा देता था। जब उसकी कार एक रिहायशी इलाके में दाखिल हुई तो मैंने हेडलाइट्स बुझा दी, रफ्तार सुस्त कर दी। वो एक बंगले में दाखिल हो रहा था। मैंने कार रोक दी। दबे कदमों चलता हुआ उस बंगले के करीब आया। वो कार से उतरकर बंगले के अंदर जा चुका था। नाइट चौकीदार इहाते का गेट बंद कर रहा था। बस इससे ज़्यादा करीब जाना मुनासिब नहीं था। अगर एक गोल्डन ब्रेन को शुबा होता या उसे नुकसान पहुंचता या वो हमारे हाथों मर जाता तो बाकी 3 गोल्डन ब्रेन्स होशियार होकर किसी दूसरी जगह छुप जाते। हम उनके खुफिया अड्डे में जाकर उन चारों को बैक वक्त घेर सकते थे, उन्हें और उनके अड्डे को फना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने से पापा डोग हाथ ना आता। अगर कभी इत्तफाकन सामने आता तो हम उसकी नई आवाज़ और नई शक्ल से उसे पहचान नहीं सकते थे। लिहाजा हम पहले उसका सुराख लगाना चाहते थे। वो उन चारों में से किसी एक की रिहाइशगाह में मिल सकता था। मैं वापस उसी नेशनल लाइब्रेरी के पास आ गया। थोड़ी देर बाद सोनिया भी आ गई। उसने कहा, मैंने उसकी रिहाइशगाह देख ली है, तुम सुनाओ। मैंने भी उसे नहीं छेड़ा है। हमें 2 गोल्डन ब्रेन्स का पता ठिकाना मालूम हो गया है। बाकी 2 हमारी अदम मौजूदगी में यहाँ से जा चुके हैं। उनका खुफिया अड्डा खाली होगा। हम वहाँ जाकर बहुत सी खुफिया फाइलें देख सकते हैं, लेकिन कोई गड़बड़ हो सकती है। मैं इंजीनियर के चोर ख्यालात अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। खुफिया अड्डे के तहखाने और तीसरी मंजिल के इजलास हॉल में कोई खुफिया अलार्म या खुफिया कैमरे नहीं हैं। मैं नहीं मानती गोल्डन प्रिंस ने इंजीनियर को खुफिया जासूसी आलात के मुतालिक नहीं बताया होगा। जल्दबाजी से काम ना लो। आज हमारी नज़रों में 2 आ गए हैं, कल परसों तक बाकी 2 भी आ जाएंगे। मैंने कहा, कल परसों तक इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। मैं अभी कोई ज़बरदस्त वारदात करता हूँ, वो लोग हंगामी इजलास के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। सोनिया मुस्कुराने लगी। हम अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गए। रात के पिछले पहर सड़क के किनारे कार में बैठकर ख्यालखानी करना मुनासिब नहीं था। पुलिस वाले परेशान करने आ जाते। मैंने आराम से एक कुर्सी पर बैठकर जनरल टायर को मुखातिब किया। वो सोने जा रहा था। फौरन ही उठकर बैठ गया। मुझसे कहने लगा, मिस्टर वुल्फ, इतनी रात को आए हो, खैरियत तो है? खैरियत तुम लोगों की नहीं है। हमने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। तुम्हारे मुल्क से वापस जाना चाहते थे, लेकिन तुम लोग ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं, फॉर गॉड सेक, सोनिया को लेकर यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। रास्ता रोक चुके हो। मेरी गैरत को ललकार रहे हो। तुम लोगों ने मेरी बीवी लैला को अगवा किया, फिर उसे पापा डोग के हवाले कर दिया। मैं इस शहर की ईंट से ईंट बचा दूंगा। नहीं नहीं, गुस्सा ना करो, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तुम्हारी लैला को अगवा नहीं कराया है। हम कसम खाते हैं। कसम ना खाओ। ऐसी जलील हरकतें तुम्हारे गोल्डन प्रिंस करते हैं और तुम्हें खबर नहीं होती। मैं 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। गोल्डन ब्रेन से कहो लैला के दिमाग से तनवीमी अमल ख़त्म कराते हैं, ताकि मैं उससे दिमागी रब्ता कायम कर सकूँ। फिर उसे खुसूसी तैयारे में पेरिस पहुँचा दें। अगर 1 घंटे बाद मेरी तसल्ली ना हुई तो साहिली तोपों का रुख समंदर की तरफ नहीं रहेगा, उनका रुख शहर की तरफ हो जाएगा।
तुम्हारी फौज अपने ही अवाम का कत्लेआम शुरू कर देगी। देखो देखो, ऐसे चैलेंज ना करो। सुपर ताकतें भी ऐसी धमकियां नहीं देती हैं। मैं गोल्डन ब्रेन से इस सिलसिले में बात करूंगा, लेकिन वो अभी मीटिंग से उठकर आराम करने गए हैं। रात के 3 बज चुके हैं। कल सुबह बात हो जाएगी। मैं खामोश रहा। फिर उसने मुखातिब किया, क्यों, ठीक है ना? मैं बदस्तूर खामोश रहा। क्या तुम चले गए हो? अरे ये क्या तरीका है? धमकी देते हो, जवाब नहीं सुनते। तुम क्या जानो गोल्डन ब्रेन्स क्या चीज़ हैं? वो बार बार तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे। मैं उस फौजी अफसर के दिमाग में गया जो साहिली मोर्चे का इंचार्ज था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने एक तोपची को हुक्म दिया, तोप का रुख सनती इलाकों की तरफ फेर दो। तोपची ने हुक्म की तामील की। फिर अदब से बोला, सर आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया है? अफसर ने कहा, ठहरो मैं आता हूँ। मैं अफसर को चलाता हुआ एक टॉयलेट में ले गया। फिर तोपची के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने अपने एक मातहत की मदद से सनती इलाके की तरफ एक गोला ताक दिया। उस इलाके में क़यामत बर्पा हो गई। लोग चीखने चिल्लाने और जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। मैंने जनरल टायर के पास आकर कहा, तुम मेरे चैलेंज को खोखली धमकी समझ रहे थे। देखो, तुम्हारे साहिली तोपची ने एक फैक्ट्री में गोला बरसाया है। तुम खतरे का सायरन सुनते रहो। ये एक नमूना था, बाकी तमाशा 1 घंटे बाद होगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया ने कहा, मैंने धमाका सुना है। क्या करते फिर रहे हो? मैंने उसे रूदात सुनाई। वो हंसते हुए बोली, अब तो वो चारों दौड़ते हुए खुफिया अड्डे में आएंगे। मैंने कहा, एक काम करो, जब तक उनका इजलास जारी रहे तुम एक गोल्डन ब्रेन की रिहाइशगाह में जाओ, शायद वहां कुछ काम की बातें मालूम हो सकें। मैंने उसे दूसरे गोल्डन ब्रेन का पता और बंगले का नंबर बताया। वो माइक्रोफिल्म का नन्हा सा कैमरा और दीगर जरूरी सामान लेकर चली गई। रात के 3 बजे तकरीबन सारा शहर बेदार हो गया था। अगरचे गोला सनती इलाके की एक फैक्ट्री में गिरा था। वो फैक्ट्री बंद थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके में भगदड़ मच गई थी। खतरे के सायरन ने बाकी शहरियों को बिस्तरों से उठाकर खड़ा कर दिया था। कितने ही लोग गाड़ियां लेकर घर से निकल पड़े थे ताकि धमाके और सायरन की वजह मालूम कर सकें। सड़कों पर गाड़ियां चलने लगी थीं। सोनिया ड्राइव करती हुई एक बंगले के करीब आई। गाड़ी से उतरकर पैदल चलती हुई गोल्डन ब्रेन के रिहाइशगाह के सामने पहुंची। नाइट चौकीदार जाग रहा था। वो इहाते की दीवार फांदकर एक लंबा चक्कर काटकर चौकीदार के पीछे आई, फिर उसे दबोचकर बेहोश कर दिया। उसके बाद कोई रुकावट न रही। उसने मखसूस तकनीक से मुकफ़िल दरवाजे को खोला। वो बंगला 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल था। दोनों कमरों में किताबों, फाइलों और वीडियो फिल्मों का अंबार था। वो फाइलें उठाकर देखने और पढ़ने लगी। उनमें से ज़रूरी कागजात की माइक्रोफिल्म उतारने लगी। बाकी किताबें और वीडियो फिल्में मालूम आती थीं। कुछ वीडियो फिल्में ऐसी थीं जो बड़े ममालिक की शाहों और शहजादों से ताल्लुक़ रखती थीं। ये बातें फिल्मों पर लगे हुए लेबल से मालूम हो रही थीं। मैंने उसे मुखातिब किया, सोनिया कुछ काम बन रहा है? हाँ, कुछ मवाद मिल रहा है, लेकिन गोल्डन ब्रेन की यहाँ ना कोई तस्वीर है, ना ही नाम की तख्ती लगी है। मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। वो एक फ्रिज के पास आई और उसे खोला। 2 बोतलों में दूध रखा हुआ था। उसने दूध में आसाबी कमजोरी की थोड़ी सी दवा मिला दी। अलमारी में कीमती हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात थे। उसने उन्हें समेटकर एक बैग में रख लिया। उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ये तासुर देना चाहती थी कि कोई चोर नाइट चौकीदार को बेहोश करके हीरे जवाहरात ले गया है। दूसरी तरफ इजलास जारी था। मैंने उन्हें बताया था कि इजलास में मौजूद हूँ और एक जूनियर अफसर के ज़रिए बोल रहा हूँ। मैंने वही इल्ज़ाम लगाया कि गोल्डन ब्रेन्स ने लैला को अगवा करके पापा डॉग के हवाले कर दिया है, जबकि गोल्डन ब्रेन्स कस्में खा रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैंने पूछा, फिर किसने ऐसा किया है? मेरी बीवी कहाँ है? तुम हमें क्यों इल्ज़ाम दे रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा पापा डॉग उसे ले गया है। तुमने जिसे देखा वो पापा डॉग नहीं था, उसकी डमी था। असल पापा डॉग हमारी निगरानी में रहता है। असल तुम्हारे पास है तो नकल किसने तैयार की है? तुम्हारे मुल्क में हमारा और कौन दुश्मन हो सकता है? बहुत से हो सकते हैं। उन्होंने तुम्हें हमसे लड़ाने के लिए एक डमी तैयार की, उसके ज़रिए तुम्हारी बीवी को अगवा कराया और तुम्हें हमारा दुश्मन बना दिया। अगर तुम लोग सच्चे हो तो सबूत दो। क्या सबूत चाहते हो? मैं पापा डॉग के दिमाग में जाकर चोर ख्यालात पढ़ूंगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। मिस्टर वुल्फ, तुम हमें नादान बच्चा समझते हो। हमने पापा डॉग पर बड़ी रकम खर्च की है, बड़ी मेहनत और जहानत से उसे तब्दील किया है, और तुम हमसे उसकी नई आवाज़ और नया लहजा मालूम करना चाहते हो? तुम क़यामत तक उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकोगे। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी बीवी को अगवा करके हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वो हमारे लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी है।
तुमसे दुश्मनी करने से हमें सरासर नुकसान उठाना पड़ता है। हम पागल तो नहीं हैं कि नुकसान उठाने के लिए तुम्हें दुश्मन बना लें। मैं नेशनल लाइब्रेरी के पास था। सोनिया भी आ गई थी। मैंने कायल होकर गोल्डन ब्रेन से कहा, तुम्हारे दलाइल मजबूत हैं। मैं अपनी धमकी वापस लेता हूं। अब ये मालूम करूंगा कि किन लोगों ने लैला को अगवा किया है। अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तो फिर आऊंगा। फिलहाल जा रहा हूं। ओके, गुड बाय। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया ने कहा, मैंने एक गोल्डन ब्रेन के यहाँ वारदात की है। दूसरे गोल्डन ब्रेन के यहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मैंने वहाँ जो माइक्रोफिल्म तैयार की है उससे जाहिर होता है कि आसपास के बड़े ममालिक को किस तरह रफ्ता रफ्ता कमज़ोर बनाया जा रहा है। बड़ा मुल्क तंजीम वालों को मुल्की और फ़ौजी इमदाद के ज़रिए उस इलाके की सबसे बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत बना रहा है। वो बादशाहों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखता है और पैरों तले से उनकी ज़मीन हटा रहा है। एक दिन आसपास के तमाम ममालिक तंजीम वाले मुल्क के ज़ेर असर होंगे और उसके महकूम बनकर रहेंगे। मैंने कहा, अगर हम किसी शाह से कहेंगे कि उसके पांव तले से ज़मीन सरक रही है तो वो कभी यकीन नहीं करेगा। जब ज़मीन निकल जाएगी तो यकीन करने का वक्त भी गुजर चुका होगा। हाँ, यही बात है। हम तबाही की निशानदही तो कर सकते हैं, पेश आने वाले हक़ाइक़ सबूत के साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन अंधों का मुक़द्दर नहीं बदल सकते। बहरहाल वो तीसरा गोल्डन ब्रेन बाहर आ रहा है। मैं जा रही हूँ। मैं उसके दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गया। उधर चौथा गोल्डन ब्रेन अपनी कार में बैठ रहा था। जब वो कार आगे बढ़ी तो मैं उसके पीछे चल पड़ा। बड़े ममालिक बरसों से गोल्डन ब्रेन्स का सुराख लगा रहे थे और हम उन चारों तक पहुंच चुके थे। उनका खुफिया अड्डा भी मालूम हो गया था और उनकी रिहाइशगाहें भी देख चुके थे। ये हमारी बड़ी कामयाबी थी। बाकी दो की रिहाइशगाहों को देखने के बाद मैंने सोनिया से कहा, सुबह गोल्डन ब्रेन्स को मालूम हो जाएगा कि इंजीनियर जॉय की बीवी मर चुकी है। वो मोहतात हो जाएंगे। उन्हें ख़तरा महसूस होगा कि दुश्मन उस मरने वाली के घर से कुछ ऐसी मालूमात हासिल करके गए हैं जिनके ज़रिए वो गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकते हैं। हाँ, वो मोहतात हो जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? अपने बंगलों में चुप कर रहेंगे। हम उन्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। नहीं सोनिया, हमने गड़बड़ कर दी है। तुम्हें गोल्डन ब्रेन के चौकीदार को बेहोश किए बगैर उसकी लाइल्मी में बंगले के अंदर जाना चाहिए था। अब वो सोचेंगे कि एक ही रात में इंजीनियर की बीवी मर गई और एक गोल्डन ब्रेन के घर से हीरे जवाहरात चोरी हो गए और ब्रायन वुल्फ उन्हें तमाम रात परेशान करता रहा। इन सब बातों का ताल्लुक उनसे ही है। वो चारों बहुत शक्की और मोहतात हैं। अपनी हिफाजत के लिए वो ऐसा कदम उठाएंगे कि फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। चौकीदार को बेहोश करना ज़रूरी था। वैसे जो हो गया सो हो गया। अब क्या इरादा है? सोनिया ने कहा, आज ही उन चारों से पापा डोग का पता ठिकाना मालूम किया जाए। वो आसानी से नहीं बताएंगे। उन्हें कमज़ोर बनाकर उनके ख्यालात पढ़े जा सकते हैं। हम एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक़ हुए, फिर एक गोल्डन ब्रेन के बंगले में पहुंच गए। एक बार फिर चौकीदार को बेहोश किया गया। वो गोल्डन ब्रेन रात भर का थका हुआ था, गहरी नींद में डूब गया। सोनिया ने कहा, ये इत्मीनान से बेदार होगा तो आदत के मुताबिक पराई आवाज़ और लहजे में बोलेगा। अगर चौंकाया जाए तो बेख्तियार अपनी असल आवाज़ में बोल पड़ेगा। ये कहते ही उसने खाबिदा गोल्डन ब्रेन के मुंह पर जोर का थप्पड़ रसीद किया। वो हड़बड़ाकर चीखता हुआ उठ बैठा। कौन है? नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं है। मैं ख्वाब में दो अजनबियों को देख रहा हूं। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने मुझे महसूस नहीं किया। हम समझ रहे थे वो चारों योगा के माहिर होंगे। ऐसी कोई बात नहीं थी। सोनिया ने उससे पूछा, पापा डोग कहाँ है? उसने पूछा, क्या तुम सोनिया हो? और तुम वुल्फ? मौत के फरिश्तों का कोई भी नाम हो सकता है। हमारे सवाल का जवाब दो। पापा डोग के बारे में सिर्फ एक ही गोल्डन ब्रेन जानता है। अब वो गोल्डन ब्रेन कौन है, उसे हम बाकी 3 गोल्डन ब्रेन्स नहीं जानते हैं। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़कर सोनिया से कहा, यह दुरुस्त कह रहा है। दूसरा सवाल करो। सोनिया ने पूछा, खुफिया अड्डे में कोई 5वां कैसे जा सकता है? क्या नुकसान पहुंचाने वाले खुफिया इंतजाम किए गए हैं? वो बेबसी से बोला, मेरे दिमाग से हकीकत मालूम कर सकती हो, फिर मेरी ज़बान क्यों खुलवा रही हो? मैंने उसकी सोच पढ़कर कहा, ये नेशनल लाइब्रेरी के खाने में पहुंचकर जिस कमरे में अपना हुलिया बदलने जाता है, उस कमरे के दरवाजे के सामने एक नादीदा बिजली का तार है जिसे ये सुर्ख रंग के गूगल से देखता है और रिमोट कंट्रोलर के जरिए उस बिजली के तार को ऑफ कर देता है। वो ख़ास रिमोट कंट्रोलर इसके लिबास की एक जेब में है। सोनिया ने हैंगर में टंगे हुए लिबास में से रिमोट कंट्रोलर निकाल कर रख लिया। वो कहने लगा, तुम लोग बाकमाल हो। CIA के एजेंट भी हम तक नहीं पहुंच पाए, तुम पहुंच गए। मैं सोनिया को 5वें गोल्डन ब्रेन बनने की पेशकश करता हूं। सोनिया ने कहा,
मुझे तंजीम वाला बनने का शौक नहीं है। अब हमेशा की नींद सो जाओ। वो आजी से बोला, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अपनी पॉलिसियों के मुताबिक दूसरी कौमों के अहम अफराद को कत्ल करने के अहकामात सादिर करते रहे। एक दिन तुम्हें भी इसी अंजाम को पहुंचना था और वो दिन आ गया। मैंने उसकी सांस रोक दी थी। वो कई मिनट तक सांस लेने की कोशिश करता रहा, फिर ठंडा पड़ गया। सोनिया वहां की तमाम अहम फाइलों की माइक्रोफिल्म तैयार कर चुकी थी। उसने तमाम हीरे जवाहरात उसकी लाश पर डाल दिए। फिर हम बंगले से बाहर आ गए। दूसरे गोल्डन ब्रेन को भी इसी तरह थप्पड़ मारकर उठाया गया। वो घबरा कर बोला, क्या है? कौन हो तुम लोग? तो तुम सोनिया हो? सोनिया अपने असली रूप में नहीं थी। गोल्डन ब्रेन्स पर उसकी ऐसी दहशत तारी थी कि अपने सामने आने वाली को पहचाने बगैर यकीन से कह देते थे कि सोनिया ही उनकी शहरक तक पहुंच सकती है। वो उससे सवालात करती रही। मैं चोर ख्यालात पढ़ता रहा। फिर उसकी अलमारी से रिमोट कंट्रोलर निकाल कर बोला, नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने और तीसरी मंजिल पर जाने वाली लिफ्ट के सामने नादीदा बिजली का तार है। अगरचे हमारे लिए एक ही रिमोट कंट्रोलर काफ़ी है, ताहम ये चीज़ें हम दूसरों के लिए यहाँ नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे जेब में रखकर उसकी सांस भी रोक दी। पापा डॉग के मुतालिक वो भी कुछ नहीं जानता था। सोनिया दूसरे कमरों में अहम फाइलें चेक कर रही थी। एक अलमारी से अहम दस्तावेजात हासिल हुई। उसने उन्हें अपने बैग में रख लिया। वहाँ से हम तीसरे के पास पहुँच गए। वो जाग रहा था। हमें देखते ही उसने बड़ी राजदारी से मेज़ के नीचे लगे हुए बटन को दबाया। हम उसकी हरकत को न देख सके। मैंने कहा, तुम भी यही सवाल करो कि हम कौन हैं, फिर हमारे बोलने से पहले समझ लोगे कि यह सोनिया है। वो सहमा हुआ था, गूंगा बन गया था। मैंने उसके मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। वो कुर्सी समेत उलट गया, लेकिन फिर भी कुछ न बोला। सोनिया ने उसकी पिटाई की, फिर एक ऐसा दाव आजमाया कि वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगा, छोड़ दो, फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ दो। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने मेज़ के नीचे जो बटन दबाया था उसका ताल्लुक साथ वाले बंगले से था। पापा डॉग उसी बंगले में था। उसे कहा गया था, जैसे ही खतरे का अलार्म सुनाई दे, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जिस हुलिये में हो उसी हाल में वो जगह छोड़ दे, किसी दूसरी पनाहगाह में चला जाए। मैंने उसके दिमाग से पूछा, दूसरी पनाहगाह कहाँ है? जवाब मिला, पापा डॉग को अपने तौर पर कोई खुफिया पनाहगाह रखने की इजाज़त दी गई थी और ताकीद की गई थी कि अपने बॉस गोल्डन ब्रेन को भी उस जगह के मुताल्लिक कुछ न बताए। मैंने सोनिया से कहा, पापा डॉग साथ वाले बंगले में था। उसे खतरे का अलार्म मिल चुका है। वो शायद वहां से फरार हो गया है। तुम जरा देख कर आओ। वो दौड़ती हुई उधर चली गई। गोल्डन ब्रेन फर्श पर से उठना चाहता था। मैंने उसके सीने पर पैर रखकर पूछा, पापा डॉग तो बड़ा ताकतवर है, हमसे मुकाबला कर सकता है, फिर तुमने उसे बुज़दिलों की तरफ भागना क्यों सिखाया है? मैं नहीं चाहता था कि वो किसी मरहले पर तुम लोगों से टकराए। हमने उसके जहन में ये बात नक्श कर दी है कि उसे गोशा नशीन और गुमनाम रहकर सिर्फ ख्याल खानी के ज़रिए दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। कभी किसी का सामना नहीं करना चाहिए और न ही अपनी पनाहगाह तक किसी को आने का मौका देना चाहिए। तुम चारों गोल्डन ब्रेन्स ने भी बरसों तक खुफिया अड्डे को छुपाए रखा। आज हम पहुंच गए, कल पापा डॉग की शहरक तक भी पहुंच जाएंगे। मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है कि तुम कल से पहले ही मर जाओ और पापा डॉग हमारे मुल्क की खिदमत करने के लिए हमेशा सलामत रहे। लो, तुम्हारी बद्दुआ उलट गई है। मैंने उसकी भी सांस रोक दी। दूसरे कमरों की तलाशी ली। वहां से भी मुख्तलिफ अहम दस्तावेजात बरामद हुई। मैंने उन्हें रख लिया। सोनिया ने आकर कहा, बंगले में कोई नहीं है। उसके खुले हुए दरवाजे बताते हैं कि पापा डॉग किसी दूसरी पनाहगाह की तरफ चला गया है। मैंने कहा, अभी उसके मुकद्दर में कुछ सांसें बाकी हैं, इसलिए बचता फिर रहा है। उसकी अलमारी में दर्जनों मेडिकल रिपोर्ट्स थीं जो मैंने अपने बैग में रख ली थीं। इंशाअल्लाह हम इन कागज़ों के टुकड़ों के ज़रिए पापा डॉग तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम चौथे गोल्डन ब्रेन के पास पहुंच गए। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके हाथ में ट्रांसमीटर देते हुए बोला, आला हुक्काम और फौजी अफसरान से कहो, एक बहुत ही हॉट मैटर पर गुफ्तगू करना है। आधे घंटे बाद सभी को टीवी स्क्रीन के सामने रहना चाहिए। उसने मेरे हुक्म के मुताबिक यही कह दिया, फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैं उसे बंगले से बाहर लाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। सोनिया ड्राइव करती हुई नेशनल लाइब्रेरी के पास आ गई। फिर तीनों कार से उतरकर एक दुकान में आ गए। गोल्डन ब्रेन उस दुकान का मालिक था। वो हमें एक कमरे में लेकर आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक चोर दरवाजे को खोला। हम उस दरवाजे के दूसरी तरफ आ गए। सीढ़ियों से उतरकर एक सुरंग में पहुंचे, फिर उस सुरंग से गुजरते हुए नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने में आ गए। मैंने रिमोट कंट्रोलर के जरिए नादीदा बिजली के तार को ऑफ किया। तार के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर एक कमरे में आ गए।
वहाँ हमने कद्दे आदम आईनों के सामने अपना हुलिया तब्दील किया। फिर गोल्डन ब्रेन के साथ लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल के हॉल में पहुंच गए। आधा घंटा गुजर चुका था। गोल्डन ब्रेन ने कंप्यूटर और टीवी को हैंडल किया। बड़ी सी स्क्रीन पर दूसरी तरफ बैठे हुए जनरल टायर, आला हुक्काम और आला फौजी अफसरान नजर आने लगे। वो भी अपने टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे थे। जनरल टायर ने पूछा, आज ये तब्दीली कैसी है? तुम्हारे खुफिया अड्डे में एक अजनबी और एक औरत नजर आ रही हैं। सोनिया ने कहा, जनरल टायर, क्या तुम मुझे आवाज़ से पहचान सकते हो? सोनिया की आवाज़ तो उन तंजीम वालों को ख्वाबों में भी चौंका देती थी। फिर वो सब उसे कैसे न पहचानते? कितने ही हुक्काम और अफसरान ने शदीद हैरानी से पूछा, सोनिया? सोनिया तुम हो? मैंने कहा, हाँ, ये वही बला है जो मौत की तरह हड्डियों में भी घुस जाती है। क्या मेरी आवाज़ पहचान रहे हो? अब पहचानने के लिए क्या रह गया था? सब पर सख्तातारी हो गया था। वो खुफिया अड्डा जहाँ कोई जादूगर नहीं पहुँच सकता था, कोई टेलीपैथी जानने वाला जिसका सुराग नहीं लगा सकता था, और जहाँ CIA की चूंटियाँ भी नहीं पहुँच सकती थीं, वहाँ हम पहुँचे हुए थे। वो जिस स्क्रीन पर गैर मामूली जहानत रखने वाले गोल्डन ब्रेन्स को देखा करते थे, आज हमें वहाँ देख रहे थे। सोनिया ने पूछा, क्या ये समझ में आ रहा है कि गोल्डन ब्रेन्स ने मेरे उस्ताद मोहतरम बाबा फरीद वास्ती मरूम की साहबजादी को अगवा करके कितनी बड़ी गलती की थी? ये महज गलती नहीं थी, इंतहाई कमीनगी थी। इसकी सज़ा मौत ही हो सकती थी। 3 गोल्डन ब्रेन्स को मौत की सज़ा मिल चुकी है, चौथा तुम्हारे सामने दम तोड़ेगा। फिर वो दम तोड़ने लगा, फर्श पर गिरकर मछली की तरह तड़पने लगा। वो लोग स्क्रीन के सामने दीदे फैलाए दम बखुद बैठे हुए थे। जब वो ठंडा पड़ गया तो सोनिया ने कहा, तुम सब कितने मजबूर और बेबस हो, इतनी सी बात मालूम नहीं कर सकते कि यह अड्डा कहाँ है। मैंने कहा, वैसे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। जब ये अड्डा तबाह हो रहा होगा तो यहाँ होने वाले धमाके तुम्हारे कानों तक पहुँचते रहेंगे। सोनिया ने कहा, गोल्डन ब्रेन्स और खुफिया अड्डे की तबाही के बाद तुम्हारी बारी आएगी। तुम में से हर वो शख्स मरेगा जो पापा डोग को हमारे हवाले नहीं करेगा। सब एक साथ बोलने लगे, कस्में खाने लगे कि वो पापा डोग के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते हैं। वो गोल्डन ब्रेन्स की निगरानी में था। मैंने कहा, दुरुस्त है, वो जहां छुपा हुआ था वहां से भागकर किसी दूसरी पनाहगाह में गया है। तुम्हारे जासूस उसे तलाश कर सकते हैं, या वो खुद मजबूर होकर आला हुक्काम और फौजी अफसरान से मदद तलब करेगा। सोनिया ने कहा, हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। तुम सब अपनी अपनी जान का सदका दो। सदक़े में पापा डोग हमें दो। मैंने कहा, तुम्हारी सलामती इसी में है। 24 घंटे बहुत होते हैं और 24 घंटे कुछ नहीं होते। उठो, भागो, अपनी जिंदगी के लिए भागो। वो सब अपनी अपनी जगह से उछलकर खड़े हो गए और वहां से यूं भागने लगे जैसे पीछे पीछे 24 घंटे का आखिरी लम्हा आ रहा हो। टीवी स्क्रीन बुझ गया था। आखिरी गोल्डन ब्रेन भी मौत की नींद सो चुका था। मैं और सोनिया उस खुफिया अड्डे में तन्हा रह गए थे। हमने हर तरफ घूमकर वहां की एक एक चीज को देखा। अलमारियों की दराजों में जितनी फाइलें थीं उन्हें पढ़कर देखा, फिर उनमें से तमाम अहम कागजात निकालकर बैग में रख लिए। गोल्डन ब्रेन्स ने हिफाजती इंतजामात के तौर पर कुछ हथियार और गोला बारूद रखे थे। हमने उस अड्डे में और तहखाने में जगह जगह बारूद बिछा दी। उसका तार तहखाने के दाखिली दरवाजे तक ले गए, फिर तार के सिरे को आग दिखाकर बाहर आ गए। जब अपनी कार में बैठकर जरा दूर गए तो पहला धमाका हुआ। उस इलाके में भगदड़ मच गई। नेशनल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल और तहखाने से यके बाद दीगरे धमाके होने लगे। अब वहां के आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान को मालूम हो रहा होगा कि वो तहखाना या खुफिया अड्डा नेशनल लाइब्रेरी में था, जहां बैठकर उनके गोल्डन ब्रेन्स अपनी गैर इंसानी पॉलिसियों के जरिए दूसरे ममालिक में धमाके किया करते थे। आज उनसे ज्यादा तबाहकुन धमाके खुद उनके यहाँ हो रहे थे। सोनिया मुझसे रुखसत होकर जाने लगी। मैंने पूछा, ये तो बता दो, कहाँ रहती हो? खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आई तो मैं अपनी रिहाइशगाह से तुम्हें आवाज़ दूंगी। वो चली गई। मैंने अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाते हुए ख्याल खानी के जरिए कहा, तुमने लैला को मुझसे जुदा करके मुझे दुश्मनों के लिए मौत बना दिया, लेकिन मेरे हक में अच्छा नहीं किया। अच्छा किया है, इस उम्र में खिलौने के लिए जिद कर रहे हो। आदमी बनो, आदमी। तुम्हारा बस चले तो मुझे फरिश्ता बना दो। क्या लैला के पास जाओगे? जा सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा? देखो, मुझसे चैलेंज के अंदाज में ना बोला करो, वरना लैला तक पहुंचने नहीं दूंगी। एक बार तुमने चैलेंज पूरा किया, बड़ी मक्कारी से लैला को दूर कर दिया। तुम जानती हो मैं एक ही बार फरेब खाता हूं, फिर ऐसे मामले में मोहतात हो जाता हूं। क्या तुम मोहतात हो और मेरी मर्जी के बगैर लैला तक पहुंच पाओगे? तुम क्या, तुम्हारी मर्जी क्या। मैं इस मुल्क से निकला तो सीधा लैला के पास पहुंचूंगा। आजमाई शर्त है। तो फिर मजनू कब पहुंच रहा है? उसके लहजे में बड़ा तंज था। मैं तिलमिला गया।
देखो सोनिया, मुझे ताव ना दिलाओ। मैं आज ही किसी फ्लाइट से जा सकता हूं, मगर नहीं जा रहे हो। तुम्हारी खातिर लैला की जुदाई बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम यहां दुश्मनों में तन्हा रह जाओगी। मैं तकरीबन 20-22 बरस से तन्हा हूं। मर्द बिछड़कर भूल जाता है, औरत एक एक बरस और एक एक दिन का हिसाब रखती है। मैंने शर्मिंदगी से पूछा, ताने दे रही हो? नहीं, बस एक बात थी, जबान पर आ गई, अब नहीं आएगी। याद करो, तुमने खुद अलहदगी इख्तियार की थी। बाबा फरीद वास्ती मरहूम के साय में जाने के बाद इंसानी ख्वाहिशात के रास्तों को हमेशा के लिए तर्क कर दिया था। क्या पारसाई और ईमान के रास्तों पर चलने वाली औरत अज़वाजी ज़िंदगी नहीं गुजारती? गुजारती है। बाबा फरीद वास्ती और दीगर औलिया कराम ने भी अज़वाजी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। सोनिया के साथ मैं मुखलिस होता तो वो भी मेरे साथ ऐसी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मैं उसे कोई माकूल जवाब न दे सका। वो कहने लगी, मैं इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं भी इंतकाम ले सकती हूँ। तुमने मेरी तौहीन की है और मैं तुमसे इंतकाम ले रही हूँ। मैं रिहाइशगाह में पहुंच गया था। बिस्तर पर बैठते हुए मैंने हैरानी से पूछा, तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो? हाँ, जब मैंने देखा कि तुम बुरी तरह लैला के दीवाने हो गए हो, उसके बगैर रहना नहीं चाहते, तो मैं तौहीन के एहसास से चलने लगी। मुझ में क्या कमी थी कि तुमने इस तरह कभी टूटकर प्यार नहीं किया? उसे तुमसे दूर करके मुझे किसी हद तक करार आया है। क्यों बकवास करती हो? तुमने मेरी जहानत को चमकाने के लिए ऐसा किया है। बेशक मैं चाहती थी कि तुम्हारे अंदर का सोया हुआ फरहाद बेदार हो जाए और मेरे अंदर की भड़कती हुई आग भी जरा सर्द पड़ जाए। देखो सोनिया, इतनी संजीदगी से झूठ ना बोलो। ये झूठ होता तो मैं लैला का पता बता देती, क्योंकि तुम एक बड़ा कारनामा अंजाम दे चुके हो। मैंने सोए हुए फरहाद को बेदार कर दिया है। इनाम में तुम्हें लैला मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी। मैं खामोश होकर सोचने लगा, आखिर ये क्या नया चक्कर चला रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो शौकन की तरह जलना कुड़ना और इंतकाम लेना शुरू कर दे। वो कभी अपने मिजाज की हामिल नहीं रही। वो सिर्फ मुझे नहीं, लैला को भी चाहती थी। पता नहीं किस मकसद के तहत ऐसी बकवास कर रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं पहले इरादा बता देती तो तुम ऐसी बर्खरफ्तारी से गोल्डन ब्रेन्स को जहन्नुम में न पहुंचाते। तुमसे ये काम निकालने के बाद ही इरादा बता रही हूं कि मुझे तुम्हारी दीवानगी तैश दिलाती है, अपनी तौहीन का एहसास होता है। इसलिए मैं लैला को कुछ अरसे तक तुमसे मिलने नहीं दूंगी। गोया चैलेंज कर रही हो कि मैं उससे मिलकर दिखाऊं। मुझे ऐसे चैलेंज से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक बात जानती हूं, ये जुदाई मुझे राहत पहुंचा रही है। जब तक राहत मिलती रहेगी, लैला तुम्हें नहीं मिलेगी। एक बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, तुम इस अंदाज में मुझे भड़का रही हो ताकि मैं लैला की तलाश में यहां से चला जाऊं। तुम्हारे जाने से मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा? कुछ नहीं। अलबत्ता यहां रहोगे तो हम एक दूसरे के ताउन से जल्द ही पापा डोक तक पहुंच जाएंगे। तुम पापा डोक को तन्हा कत्ल करना चाहती हो, इसलिए मुझे भगा रही हो। जब तुमने वादा कर लिया है कि मैं ही उसे कत्ल करूंगी और तुम इस मामले में मुदाखलत नहीं करोगे, तो फिर मैं तुम्हें क्यों भगाना चाहूंगी? क्या तुम फिर अकल से पैदल हो रहे हो? मैं उलझ कर रह गया। वो खतरनाक बला समझ में नहीं आती थी। वाकई उसे यहां मेरे ताउन की ज़रूरत नहीं थी। उसे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए थी जिससे मैं भड़क कर लैला की तलाश में पेरिस चला जाऊं। मैंने झुंझला कर कहा, मैं सारी रात जागता रहा हूं। क्या तुम सुकून से मुझे सोने नहीं दोगी? नींद के लिए सुकून ज़रूरी नहीं है, वो सूली पर भी आ जाती है। अगर लैला के दूर हो जाने से मुझे राहत मिल रही है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? सोनिया तुमसे खुदा समझेगा और मैं नींद पूरी करने के बाद समझूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर लिबास तब्दील किया, बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कीं, दिमाग को हिदायत दी, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया। दो ग्रोहों में से एक ग्रोह तबाही और बर्बादी का सामना करता रहे तो दूसरा ग्रोह आराम से सोता रहता है। मैं और सोनिया सो रहे थे। आला हुक्काम और जनरल टायर वगैरह की रात की नींदें और दिन का सुकून छिन गया था। वहां जितने ममालिक के सफ़ीर और नुमाइंदे थे वो पूछ रहे थे कि नेशनल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल और तहखाना कैसे तबाह हुआ, किसने ये तकरीबकारी की है। फिर इंजीनियर जॉय की बीवी मुर्दा पाई गई। 3 मुख्तलिफ बंगलों से 3 गोल्डन ब्रेन्स की लाशें मिलीं। कोई उन्हें गोल्डन ब्रेन्स की हैसियत से नहीं जानता था, लेकिन उनके कमरों में पाई जाने वाली फाइलें और दूसरी अहम चीज़ों से सुराग मिला कि वो मुमलिकत तंजीम का सुनहरा दिमाग थे जो अब नहीं रहे थे, और आइंदा गोल्डन ब्रेन्स बनकर आने वालों का वो पुरस्कार अड्डा भी तबाह हो गया था, बल्कि लोगों की नज़रों में आ गया था। वहाँ के तंजीम वाले अकाबरीन रेडियो और टीवी के जरिए सारी दुनिया को बता रहे थे कि सोनिया और उसके एक साथी ब्रायन वुल्फ ने वहाँ तबाही मचा रखी है, उनके चारों गोल्डन ब्रेन्स को हलाक कर दिया है।
और वो खुफिया अड्डा भी उन्होंने ही तबाह किया है। बाकी हुक्काम और फौजी अफसरान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपने एक ख्याल खानी करने वाले को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया तो वो भी एक एक करके मारे जाएंगे। बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ता कायम करने वाली कंपनी के एक नुमाइंदे ने सवाल किया, सोनिया इस मुल्क से क्यों दुश्मनी कर रही है? जवाब दिया गया, ये बात साफ समझ में आती है कि वो मुसलमान है और दूसरे मुसलमानों की तरह तंजीम वालों से दुश्मनी करना अपना फ़र्ज़ और ईमान समझती है। फिर सवाल किया गया, तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे से ख़ुद को बरतर समझते हैं, ये बरतरी झगड़े का सबब बनती है, लेकिन ऐसी शदीद और दिलेराना दुश्मनी देखने में नहीं आई कि एक औरत तुम्हारे मुल्क में तन्हा तबाहियाँ मचा रही है और दूसरे हुक्काम को भी कत्ल की धमकी दे रही है। इसके पीछे कुछ और वजूहात होंगी। जवाब दिया गया, दुश्मनी किसी न किसी वजह से जारी रहती है। बहुत अरसा पहले उन्होंने हमारी एक टेलीपैथी जानने वाली को अगवा किया। चंद माह पहले हमने भी जवाबी कार्रवाई की। बाबा फरीद वास्वी की बेटी को उठाकर यहाँ ले आए। क्या एक औरत के अगवा करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है कि उस खतरनाक बला ने तुम्हारे गोल्डन प्रिंस को मार डाला? आइंदा 24 घंटे के बाद मजीद कत्ल गारतगरी की धमकियां दे रही है। क्या आप लोग अपने टेलीपैथी जानने वाले के डर से सोनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते? माजी में कितने ही टेलीपैथी जानने वाले हमारे हाथ से निकल गए। इस बार हम मोहतात हैं। अपने टेलीपैथी जानने वाले को कभी मंजर आम पर नहीं लाएंगे। वो एक महफूज पनाह में रहकर किसी हद तक हमारे काम आता रहेगा और फराद की पूरी फैमिली के अफराद की स्टडी करता रहेगा, उनके तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझता रहेगा, उनके तरीक़ेकार से अपने बचाव के तरीक़े सीखता रहेगा। फिर तो वो तवील अरसे तक गोया ट्रेनिंग हासिल करता रहेगा। लेकिन अभी सोनिया सर पर मुसल्लत है। उससे निमटने के लिए और अपने हुक्काम को हलाकत से बचाने के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? सोनिया के टेलीपैथी जानने वाले हमारे जितने हुक्काम और फौजी अफसरान के दिमागों में अब तक आ चुके हैं। हमने उन तमाम ओहदेदारों को उनके ओहदों से हटा दिया है। उन्हें तंजीम वाले मुल्क से दूर एक छोटी सी आबादी में भेज दिया है। आर्जी तौर पर ऐसे हुक्काम और फौजी अफसरान के हाथों में हुकूमत सौंपती है जो योगा के माहिर हैं। फौज के सिपाही उन चंद अफसरान के सिवा किसी भी अफसर के हुक्म की तामील नहीं करेंगे। इस तरह दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले हमारे फौजियों के दिमागों में जाकर हमारी फौज को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सवाल किया गया, आपने बड़ी हद तक माकूल इंतज़ाम किया है, क्या इसके अलावा भी एहतियाती इक़दामात किए हैं? जी हाँ, लोहे को लोहा काटता है। हमने सुपर मास्टर से इमदाद तलब की है। उसके टेलीपैथी जानने वाले हमारे सामने ढाल बनकर सोनिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके टेलीपैथी जानने वालों के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर देंगे कि उन्हें इस मुल्क से भागना ही पड़ेगा या अपना आखिरी अंजाम देखना पड़ेगा। तलवार के मुकाबिल तलवार, तोप के मुकाबिल तोप और टेलीपैथी के मुकाबिल टेलीपैथी। वाकई लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। लेकिन आपका एक नुकसान है, सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले नए ओहदेदारों के दिमागों में आते जाते मुमलिकत तंजीम के बहुत से अहम राज जान लेंगे। हमारे मौजूदा ओहदेदार योगा के माहिरीन हैं। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला, खा वो दोस्त हो या दुश्मन, उनके दिमागों में बराह रास्त नहीं जा सकेगा, बल्कि ओहदेदारों के पर्सनल सेक्रेटरी से दिमागी रब्ता रखेगा। वैसे भी सुपर ताकत हमारी सबसे मुखलिस दोस्त और सरपरस्त है। उसके टेलीपैथी जानने वालों से थोड़ा नुकसान पहुंचा तो हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सोनिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने 24 घंटे की मोहलत दी थी। इन 24 घंटों में हम उसके कदम यहाँ से उखाड़ देंगे। हमारे ठोस इंतजामात के पेश नज़र वो शायद जिंदा यहाँ से न जा सके। तमाम छोटे बड़े ममालिक के अकाबरीन टीवी के सामने बैठे वो इंटरव्यू देख रहे थे और सुन रहे थे। फिर स्क्रीन पर टीवी के नुमाइंदे ने कहा, अब आप सुपर मास्टर से होने वाली गुफ्तगू सुने। स्क्रीन पर नया सुपर मास्टर नजर आया। नुमाइंदे ने सवाल किया, कुछ अर्सा पहले सोनिया ने आपके मुल्क में भी काफ़ी हंगामे किए थे। आपके कई टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया। आपकी CIA, आपकी पुलिस और आपकी फ़ौज उसे गिरफ्तार न कर सकी। फिर आप उसी सोनिया के खिलाफ तंजीम वाले मुल्क की मदद कैसे करेंगे? सुपर मास्टर ने जवाब दिया, जो चोर अपने घर में नहीं पकड़ा जाता वो कहीं दूसरे घर में ज़रूर पकड़ा जाता है। कोशिशें जारी रहना चाहिए। आप किस तरह सोनिया का सुराग लगाएंगे? उसने कहा, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, वहाँ सोनिया को दूर तक छुपने की जगह मिलती रही। तंजीम वाला मुल्क एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ उसके लिए छुपने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वो बहुत जल्द नज़रों में आ जाएगी। क्या इस तरह फराद की पूरी फैमिली को दुश्मनी की दावत नहीं दे रहे हैं? वो दुश्मन कब नहीं थे, जब तक फराज जिंदा था। यूं लगता था जैसे वो हमारे मुल्क से दुश्मनी करने के लिए ही पैदा हुआ है।
उसकी औलाद भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। सोनिया ने खामखा हमारी ट्रांसफार्मर मशीनों की मुखालफत की, हमारे बेशतर टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया और कई ख्यालखानी करने वाले अफराद को किसी जवाब के बगैर मार डाला। वो अपने तौर पर कोई जवाब पेश करती होगी। वो हासिद है, सिर्फ बाबा साहिब के इदारे में टेलीपैथी जानने वालों को बर्दाश्त करती है। इतना ख़तरनाक हथियार किसी और के पास देखना नहीं चाहती। क्या आपने सिफारती सतह पर हुकूमत फ़्रांस से सोनिया की शिकायत की है? फ्रांस की हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोनिया ने हमारे ख्यालखानी करने वालों को अगवा करके फ्रांस के किसी शहर में छुपाया है। स्क्रीन पर टीवी के नुमाइंदे ने कहा, आइए नाजरीन, हम फ्रांस के एक हाकिम से आपकी मुलाकात कराते हैं। उसके बाद एक शख्स का तारुफ कराया गया। वो हाकिम आला था। उससे सवाल किया गया, ये बात सारी दुनिया जानती है कि आपकी हुकूमत फराद की फैमिली की सरपरस्त है, जिसे इस मुल्क में बेहद हिसाब इख्तियारात हासिल हैं। हाकिम ने जवाब दिया, फराद की फैमिली से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात बाबा साहिब के इदारे के ज़रिए कायम हुए हैं। ये गलत है कि हमने उन्हें इख्तियारात दिए हुए हैं। इख्तियारात दरअसल बाबा साहिब के इदारे को हासिल हैं। क्या ये गलत है कि सुपर मास्टर के कई ख्यालखानी करने वालों को अगवा करके आपके मुल्क में कहीं छुपाया गया है? कोई भी मुल्क किसी टेलीपैथी जानने वाले से दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि दुश्मनी के नतीजे में नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर हम सुपर मास्टर के किसी टेलीपैथी जानने वाले को कैसे अगवा कर सकते हैं? आपकी हुकूमत ने बराह रास्त ऐसा नहीं किया, सोनिया और अली तैमूर ने किया है। तो फिर इस सिलसिले में आप उनसे गुफ्तगू करें। तंजीम वाले मुल्क के गोल्डन ब्रेन से कई बड़े ममालिक को नुकसान पहुंचता था। आपका मुल्क भी उनसे नुकसानात उठाता रहा। सोनिया ने आप लोगों को उनसे निजात दिला दी। कोई आज तक उनकी सूरत ना देख सका, उनकी असल आवाज़ ना सुन सका। सोनिया उनकी शहरक तक पहुंच गई। आप इस सिलसिले में कुछ कहेंगे? मैं हैरान हूं कि सोनिया उनकी शहरक तक कैसे पहुंच गई, जबकि गोल्डन ब्रेन्स तंजीम वाले मुल्क में थे और सोनिया यहाँ पेरिस में है। हैरानी से पूछा गया, ये आप क्या कह रहे हैं? सोनिया पेरिस में है? जी हाँ, ये हमें बदनाम करने की साजिश है। तंजीम वाले अकाबरीन और सुपर मास्टर दुनिया वालों को ये समझाना चाहते हैं कि हम सोनिया के ज़रिए उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका झूठ जाहिर करने के लिए आप सोनिया से यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। हम अपने बैनुल-अक़वामी नशरियाती राब्ते के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हम यहाँ से सोनिया को दुनिया वालों के सामने ज़रूर पेश करेंगे। उसके बाद नुमाइंदे ने एक मुख्तसर सी तकरीर गोल्डन ब्रेन्स के सिलसिले में की। फिर स्क्रीन पर सोनिया नजर आई। उसके अलावा एक और शख्स था। नुमाइंदे ने बताया कि वो शख्स सुपर मास्टर का एक ख़ास मातहत है। नुमाइंदे ने पूछा, मादाम सोनिया, आप कब से पेरिस में हैं? तकरीबन 22 बरस से। क्या आप तंजीम वाले मुल्क गई थीं? हाँ, कोई 6 बरस पहले गई थी। आप पर इल्ज़ाम है कि पिछली रात आप तंजीम वाले मुल्क में थीं। आपने 4 गोल्डन ब्रेन्स को हलाक किया और उनके खुफिया अड्डे को भी तबाह किया। वहाँ के हुक्काम को वार्निंग दी है कि उन्होंने अपने टेलीपैथी जानने वाले पापा डोग को आपके सामने पेश ना किया तो आप वहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरान को हलाक कर देंगी। फिर तो उन्हें हलाक करने के लिए मुझे तंजीम वाले मुल्क में होना चाहिए था, जबकि दुनिया इस बैनुल अक़वामी नशरियाती राब्ते के ज़रिए मुझे पेरिस में देख रही है। ये हैरानी की बात है। कोई हैरानी की बात नहीं है। जब मैं पेरिस में हूँ तो साफ जाहिर है कि तंजीम वाले हुक्काम सुपर मास्टर के साथ मिलकर मुझे और हुकूमत फ़्रांस को बदनाम कर रहे हैं। तो फिर वहाँ इतनी तबाही किसने मचाई? मैं यकीन से नहीं कह सकती, एक अंदाजे से कह सकती हूँ। कुछ मुजाहिदीन ने इंतकामी कार्रवाई की होगी। अभी मुझे बताया गया है कि वो खुफिया अड्डा वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में था। पता नहीं उन मुजाहिदीन ने उसे खुफिया अड्डा समझकर तबाह किया है या महज एक बड़ी लाइब्रेरी को तबाह करके अपने मुतालबात मनवाना चाहते हूँ। नुमाइंदे ने पूछा, वो मुजाहिदीन गोल्डन ब्रेन्स को पहचान गए थे, इसी वजह से उन्होंने एक ही रात में कत्ल कर डाला। आप कैसे कह सकते हैं कि कत्ल होने वाले गोल्डन ब्रेन्स थे? क्या तंजीम वाले हुक्काम और फौज के आला अफसरान हल्फिया कह सकते हैं कि वो गोल्डन ब्रेन्स को पहले से जानते थे और अब उनकी लाशों को पहचान रहे हैं? अगर वो तंजीम वाले अकाबरीन उन्हें पहले से जानते हों तो तस्दीक हो जाएगी। हरगिज़ नहीं। हमारे और सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले अकाबरीन के दिमागों में जाते रहे हैं। अगर वो गोल्डन ब्रेन्स को पहचानते तो कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उनके चोर ख्यालात पढ़कर बहुत अरसा पहले ही उन्हें बेनकाब कर देता या कत्ल कर देता। आप ये कहना चाहती हैं कि वो कत्ल होने वाले गोल्डन ब्रेन्स नहीं हैं? जी हाँ, तंजीम वाले अकाबरीन और सुपर मास्टर ने हमें बदनाम करने के लिए बहुत खोखला मंसूबा बनाया है। आप कुछ अरसे बाद सुनेंगे कि नए गोल्डन ब्रेन्स ने साबिका गोल्डन ब्रेन्स का ओहदा संभाल लिया है, जबकि वो नए नहीं होंगे, वही पुराने होंगे।
जो कभी कत्ल नहीं किए गए। आपके दलाइल में वजन है। मैं सुपर मास्टर के खास मातहत से सवाल करता हूँ, क्या आप यहाँ मादाम सोनिया की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं? मैं यकीन से नहीं कह सकता। कुछ अर्सा पहले सोनिया की एक हमशक्ल न्यूयॉर्क आई थी। उसे सोनिया सानी का नाम दिया गया था। दरअसल वो सोनिया सानी ही थी। वह मुस्कुराकर बोली, आपको ये भी याद होगा कि आपने मेरे लिए खुफिया एंटी मेकअप कैमरे नस्ब किए थे। उन कैमरों से साबित हुआ कि वो हमशक्ल दोहरे मेकअप में थी। मेकअप की तय में असल सोनिया का चेहरा था। क्या यह साबित हो गया था? मातहत ने तस्लीम किया, जी हाँ, साबित हो गया था। फिर तो मैं ही आपके शहर में थी, सोनिया सानी नहीं थी। दुनिया हमें स्क्रीन पर देख रही है। आप आइए, मेरे चेहरे और गर्दन का मुआयना करें। मास्क मेकअप होगा तो छुपा नहीं रहेगा। एंटी मेकअप कैमरा भी ले आएं। स्क्रीन पर सोनिया सानी का मुआयना करते हुए दिखाया गया। एंटी मेकअप कैमरे के जरिए भी उसे देखा गया। वो 100% सोनिया साबित हो रही थी। मातहत ने कहा, हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मादाम सोनिया की यह डमी बनाई गई हो। मैंने साबित कर दिया कि सोनिया हूं। तुम साबित कर दो कि मैं डमी हूं। वो या उसके बड़े साबित नहीं कर सकते थे। बड़े ममालिक के सरबराहों के इंटरव्यू जारी थे। फिर तंजीम वालों के जनरल टायर को स्क्रीन पर दिखाया गया। नुमाइंदे ने कहा, अभी आपने सोनिया को पेरिस में देखा है। क्या अब भी आपकी हुकूमत इस इल्ज़ाम पर कायम रहेगी कि सोनिया ने पिछली रात तकरीबकारी की थी? जनरल डायर ने कहा, सोनिया ज़बरदस्त मक्कार है, कभी हल ना होने वाला एक मुअम्मा है। वो छलावा है, पलक झपकते इधर से उधर हो जाती है। मैं अब भी यही कहता हूं कि पिछली रात सोनिया वहीं पर थी। उसने तकरीबकारी की, फिर सुबह होने तक खुफिया जराए से पेरिस पहुंच गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या तंजीम वाले मुल्क की सरहदें इतनी कमज़ोर हैं कि वो जब चाहे आती जाती रहे? फराद की फैमिली के हर मेंबर के लिए हर मुल्क की सरहदें कमज़ोर हैं। ये लोग बड़े बड़े मुल्कों में घुस जाते हैं और जब चाहते हैं निकल जाते हैं। हमारा मुल्क तो बहुत छोटा है। फिर भी मादाम सोनिया ने साबित कर दिया है कि वह आपके मुल्क में नहीं है। आप दूसरे पहलू पर गौर करें। कोई दूसरा गुरोह तकरीबकारी का मुर्तकिब हो सकता है। उस गुरोह की किसी औरत ने सोनिया का नाम इस्तेमाल किया होगा। हरगिज़ नहीं। इतना बड़ा नुकसान वही एक औरत पहुंचा सकती है। हमने बाबा साहिब के इदारे के एक आला ओहदेदार से गुफ्तगू की है। उस ओहदेदार का बयान है कि पिछले कई माह से CIA के एजेंट सरगर्म अमल हैं। CIA की एक बदनाम ज़माना एजेंट जूसी वोवेला तंजीम वाले मुल्क में मौजूद है। अगर तंजीम वाले हुक्काम अपनी आंखों से बड़े मुल्क की इमदाद की पट्टी हटाकर देखें तो उन्हें गोल्डन ब्रेन्स की मौत और खुफिया अड्डे की तबाही में जूसी वोवेला की मक्कारियां नजर आएंगी। सुपर मास्टर एक तरफ अपने टेलीपैथी जानने वालों को तंजीम वाले मुल्क की मदद के लिए भेज रहा है, दूसरी तरफ उसकी CIA ने गोल्डन ब्रेन्स को कत्ल करके तंजीम वाले मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसियों की पुरस्कारियत ख़त्म कर दी है। मैं नहीं मानता। बड़ा मुल्क हमारा बाप है। उसने हमारे मुल्क को पैदा किया है। तंजीम वाली कौम को एक नई जिंदगी और नई ताकत दी है। वो कभी हमारी तबाही नहीं चाहेगा। बाबा साहिब के इदारे वाले हमें आपस में लड़ाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। जूसी वोवेला बैनुल अक़वामी नशरियाती प्रोग्राम देख रही थी। इस प्रोग्राम के मेज़बान ने बताया कि सोनिया पेरिस में है और बाबा साहिब के इदारे का एक आला ओहदेदार बयान दे रहा है कि तंजीम वाले मुल्क में CIA की बदनाम ज़माना एजेंट जूसी वोवेला एक ख्याल खानी करने वाले के साथ मौजूद है। ये इतनी सच्ची रिपोर्ट थी कि जूसी वोवेला परेशान हो गई। उसने बॉर्बन से कहा, बाबा साहिब के इदारे वाले मुझे यहाँ बेनकाब करना चाहते हैं। मुझे अपना मेकअप बदलना होगा। मौजूदा रूप में सोनिया से मेरा सामना हो चुका है। बोर्बन ने पूछा, क्या तुम्हारा ख्याल है सोनिया हमारी इस पनाहगाह तक पहुंच जाएगी? क्या तुमने नहीं देखा कि वो पेरिस में पहुंच गई है? मैं नहीं मानती। यह मुमकिन नहीं है कि वो रातों रात तकरीबकारी करके सुबह पेरिस पहुंच जाए। तंजीम वाले मुल्क की सरहदें इतनी कमज़ोर भी नहीं हैं। तुमने देखा था हम कितनी मुश्किलों से इस मुल्क में दाखिल हुए थे। सोनिया यहाँ है और मेरे लिए ख़तरा बन गई है। तुम उससे छुपना चाहती हो? उससे छुपकर उसके सामने चारा डालकर हमला करूंगी। उसके हाथ पांव तोड़कर उसे अपाहज बनाकर जिंदा रखूंगी। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? यहाँ के CIA चीफ से रब्ता करो। उससे कहो 2 घंटे के अंदर मेरी एक हमशक्ल इस रिहाइशगाह में भेज दे। मैं दूसरे रूप में यहाँ से निकलकर करीब ही कहीं छुपी रहूंगी। वो बात अधूरी छोड़कर TV की तरफ चौंक कर देखने लगी। स्क्रीन पर प्रोग्राम का मेज़बान जनरल डायर से कह रहा था, इस वक्त मैं नुमाइंदा नहीं हूँ। सलमान वास्ती मेरी ज़बान से बोल रहा है। ये सुनते ही जूसी उछलकर खड़ी हो गई। TV का स्क्रीन थोड़ी देर के लिए सादा हो गया था। फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया था। इसका मतलब था सलमान वहां जनरल डायर को CIA एजेंटों के खिलाफ भड़का रहा होगा। जूसी समझ गई थी।
सलमान तंजीम वाले सुराग रसानों को अब उसके पीछे लगाएगा या फिर सोनिया को इधर रवाना करेगा। वो बेचैनी से बोली, बोरबन क्या कर रहे हो? ख्याल खानी करो। चीफ से कहो किसी लड़की को मेरी हम शक्ल बनाकर जल्द से जल्द यहाँ भेज दे। वो सिंगार मेज के सामने बैठकर अपने चेहरे पर तब्दीलियां करने लगी। वो किसी मामले में सोनिया की बर्फ को खूब समझती थी, लेकिन यह मुशाहिदा नहीं था कि उसके साथी भी कैसे बर्फ रफ्तार हैं। अभी उसने अच्छी तरह चेहरे पर तब्दीलियां नहीं की थीं कि रिहाइशगाह के बाहर गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दीं। उसने फौरन ही अंदर की तमाम लाइट्स बुझा दीं। पहले कमरे की खिड़की से देखा, फौजी जवान इहाते के बाहर 2 गाड़ियों से उतर रहे थे और रिहाइशगाह को घेर रहे थे। वो दौड़ती हुई दूसरे कमरे में गई। वहां एक खिड़की से पिछले हिस्से की तरफ देखा। बोरबन दौड़ता हुआ आया, फिर घबरा कर बोला, मकान के पिछले हिस्से से भी फौजी आ रहे हैं। जूसी ने एक एरो शूटर और नायलॉन की रस्सियों का बंडल बोरबन को दिया। दूसरा एरो शूटर और रस्सियां खुद लीं। फिर वो दोनों दौड़ते हुए छत की तरफ जाने लगे। सलमान डी बोरबन के दिमाग में था। वहां से निकलकर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ के दिमाग में आ गया। वो चीफ फौजी जवानों के साथ उस मकान के बाहर मौजूद था। सलमान ने कहा, वो दोनों एरो शूटर के जरिए उस ऊंचे दरख्त पर कमन डालेंगे, फिर रस्सियों से लटकते हुए अपने मकान की छत से दूसरे मकान के इहाते में पहुंच जाएंगे। चीफ ने देखा, एक तीर छत पर से सनसनाता हुआ करीबी दरख्त की एक शाख में जाकर अंदर गहराई तक बेवस्त हो गया था। तीर के पिछले हिस्से से नायलॉन की रस्सी मुंसलिक थी। जूसी ववेला उसी रस्सी के जरिए झूलती हुई दूसरे मकान के इहाते में जा रही थी। चीफ ने हुक्म दिया, फायर करो। हुक्म की तामील होने तक जूसी दूसरी तरफ पहुंच गई थी। अब बोरबन ने दूसरा एरो शूटर इस्तेमाल किया था। वो भी इसी तरह जाने वाला था। सलमान ने कहा, इसे गोली न मारना। क्या दूसरे शिकार को भी जाने दें? चीफ ने पूछा। क्यों, दूसरे शिकार को भी जाने दें क्या? सलमान ने कहा, तुम्हारे जवान जूसी के पीछे गए हैं। बोरबन भी उसके पीछे जाएगा और उसके साथ नहीं रहेगा तो मैं जूसी की निशानदेही नहीं कर सकूंगा। वो योगा की माहिर है, मुझे दिमाग में नहीं आने देगी। इन बातों के दौरान बोरबन भी दूसरे मकान के इहाते में चला गया था। तमाम फौजी जवान उनके ताक़ुब में गए थे। सलमान बोरबन के दिमाग में आया। पता चला जूसी उससे बिछड़ गई है, किसी दूसरी तरफ चली गई है और वो दूसरी तरफ भागा जा रहा था। सलमान ने चीफ से कहा, वो औरत तुम्हारे सामने रस्सी से झूलती हुई गई। तुम चाहते तो एक फायर से रस्सी को तोड़ सकते थे, उसे गिरफ्तार कर सकते थे। ये तुम्हें किस गधे ने चीफ बनाया है? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं टेलीपैथी के खौफ से ये तौहीन बर्दाश्त कर रहा हूं। बर्दाश्त करना ही होगा। जूसी हाथ से निकल गई तो मैं तुम्हारे दिमाग में जलजला पैदा कर दूंगा। अपने जवानों से कहो बोरबन का पीछा ना करें। मैं अभी 1 मिनट में जूसी की निशानदेही करूंगा। सलमान बोरबन के पास आ गया। वो एक गैराज में छुपा हुआ हाँप रहा था, सोच रहा था, पता नहीं जूसी किधर चली गई है। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक उससे राब्ता किया। दिमाग में पहुंचते ही बोला, मैं खैरियत से हूं, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हें कोई गिरफ्तार करने आए तो मुझे उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाना, फिर मैं उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। जूसी ने कार वाले से लिफ्ट ली थी। लिफ्ट देने वाला एक अय्याश था। एक हसीन औरत को देखकर कुछ पूछे बगैर अपने साथ अगली सीट पर बिठा लिया था। वो कह रही थी, मैं घर से भागकर अपने आशिक से मिलने जा रही थी। चंद गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। आपने लिफ्ट देकर मुझ पर एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है? जब तक खतरा ना टले तुम मेरे बंगले में चुप ही रहो, वहां तुम ऐशो आराम से रहोगी। सलमान ने उस शख्स के दिमाग में पहुंचकर जरूरी मालूमात हासिल की। फिर चीफ के पास आकर उस कार का रंग और नंबर बताते हुए बोला, वो कार रेस कोर्स को जाने वाली शाहराह पर से गुजर रही है। कार वाला जूसी को साहिली कॉटेज नंबर 277 में ले जाएगा। इस बार सहूलत से और बड़ी खामोशी से उसे घेर कर गिरफ्तार करो। उसे ज़रा भी आहट मिलेगी तो वो फिर फरार होने में कामयाब हो जाएगी। वो फिर बोरबन के पास आ गया। वो जूसी से कह रहा था, तुम उस कार वाले के साथ ना जाओ, ये अय्याश है, बदमाश है। तो फिर कहाँ जाऊं? किसी दूसरी जगह पना लो। जहां भी पना लूंगी वहां कोई मर्द जरूर होगा। मेरा हुस्न शबाब ऐसे वक्त मर्दों को उल्लू बनाने में काम आता है। गोया तुम मुझे भी उल्लू बना रही हो। तुमसे तो दिली लगाव है। दूसरे अय्याश मर्दों से अपना काम निकालने की खातिर उनकी तन्हाई में जाती हूं। ऐसा करने से कोई घिस तो नहीं जाती हूं। मैं उस साहिली कॉटेज का पता मालूम कर चुका हूं जहां ये तुम्हें ले जा रहा है। मैं आ रहा हूं। वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेगा। मैं उसके ऐश कदे में उसे मौत की नींद सुला दूंगा। देखो, हसद और रकाबत में अंधे बनकर आओगे तो तुम्हारी लाइल्मी में मुझे गिरफ्तार करने वाले तुम्हारे पीछे चले आएंगे। मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। सलमान ने चीफ को बताया कि बोरबन एक गैराज में छुपा हुआ है। 2 जवानों को समझाओ कि गैराज के सामने टहलते रहें ताकि बोरबन वहां से न निकल सके। चीफ ने कहा, मेरे तमाम फौजी जवान साहिली कॉटेज की तरफ चले गए हैं।
शाबाश, तुमने वक्त ज़रूरत के लिए अपने साथ 2 बंदे भी नहीं रखे। क्या तुमने बोरबन को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था? आपने कहा था कि बोरबन का पीछा ना किया जाए। पीछा ना करने का मतलब यह तो नहीं है कि किसी इमरजेंसी के लिए अपने पास चंद सिपाही भी ना रखे जाएं। सलमान ने जनरल डायर के पास आकर पूछा, आपने किस गधे को मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ बनाया है? जूसी चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी उसके हाथ से निकल गई। उसे गिरफ्तार करने का दूसरा मौका मिलने वाला है, मगर वो नाअहल अफसर इस मौके को भी ज़ाया कर देगा। जनरल ने फौरन ही 2 अफसरों को मजीद जवानों के साथ साहिली कॉटेज की समत रवाना कर दिया। सलमान उस अय्याश कार वाले के पास आया। पता चला जूसी उसे छोड़कर भाग गई है। उसने रिवॉल्वर दिखाकर उसे गाड़ी रोकने को कहा, फिर गाड़ी से उतरकर कहने लगी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मोहतात रहकर देखना चाहती हूं कि मेरा ताक़ुब करने वाले तुम्हारे कॉटेज तक आएंगे या नहीं। अगर नहीं आए तो मैं आधे घंटे बाद कॉटेज में आ जाऊंगी। शाम तक तुम्हारा दिल खुश करती रहूंगी। अच्छा, दिल खुश करना चाहती हो तो रिवॉल्वर रख लो, मैं कॉटेज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो शख्स कॉटेज में आकर बैठा हुआ था। सलमान ने सोचा अगर फौजियों ने उस कॉटेज को घेरना चाहा तो जूसी फिर वहां नहीं जाएगी। वो इंटेलिजेंस के चीफ और नए अफसरों से कहना चाहता था कि वो अपने जवानों को कॉटेज की तरफ जाने से रोक लें, लेकिन देर हो चुकी थी। चीफ ने जिन फौजियों को उधर रवाना किया था वो वहां पहुंच गए थे और रेत पर औंधे मुंह रेंगते हुए कॉटेज का मुहासरा कर रहे थे। काम फिर बिगड़ गया। जूसी कहीं दूर छुपकर ये तमाशा देख रही होगी। अब वो जाल में फंसने वाली नहीं थी। सलमान बोरबन के पास आया। वो गैराज से निकलकर एक पार्क में आ गया था और जूसी के दिमाग में कह रहा था, मैं गैराज से निकल आया हूं, ये तुम फुटपाथ पर पैदल क्यों जा रही हो? मैं उस अय्याश को धोखा देकर दूसरी तरफ जा रही हूं। वहां जो पहला स्नैक बार है उसके केबिन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मेरे दिमाग में ना आना, मैं मौजूदा हालात पर गौर करना चाहती हूं। तुम्हारे आने से डिस्टर्ब हो जाती हूं। जूसी ने हाथ के इशारे से एक टैक्सी को रोकते हुए सांस रोक ली। बोरबन उसके दिमाग से निकल आया। वो भी एक टैक्सी वाले को इशारे से बुलाने लगा। मैंने नए अफसरों से कहा, तुम दोनों सादा लिबास में हो, लिहाजा अपने साथ किसी फौजी जवान को ना रखो। उस स्नैक बार में फौरन पहुंचो। वो एक केबिन में मिलेगी। ब्लू स्कर्ट और ब्लू ब्लाउज में है। बालों को ब्लू रिबन से बांधा हुआ है। सलमान की बातें खत्म होते ही वो उस तरफ चल पड़े थे। बड़ी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे। सलमान ने बोरबन के पास आकर देखा। वो टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। टैक्सी रुकी हुई थी। उसके इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। उसने जूसी को मुखातिब किया। वो कहने लगी, मैंने मना किया था, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तन्हाई में कुछ तो सोचने दो, जाओ यहां से। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि जिस टैक्सी में आ रहा हूं उसमें खराबी पैदा हो गई है। अगर ये 5 मिनट में ठीक ना हुई तो मैं दूसरी टैक्सी में आऊंगा। मेरा इंतजार करना। वो दिमागी तौर पर वापस आ गया। सलमान ने उसके जरिए देखा था कि वो एक छोटे से केबिन में बैठी हुई थी, यानी स्नैक बार में पहुंचकर मौजूदा हालात पर गौर कर रही थी। उधर नए अफसरों ने पहुंचने में देर नहीं की। वो स्नैक बार में दाखिल होकर एक एक केबिन में जाकर देखने लगे। दोपहर के वक्त बार वीरान सा था। वहां चंद नौजवान थे, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। ब्लू स्कर्ट और ब्लू ब्लाउज कहीं नजर नहीं आया। बड़ी हैरानी की बात थी। सलमान ने अफसरों से कहा, अभी चंद सेकंड पहले मैंने उसे एक केबिन में देखा था, क्या आसपास कोई और स्नैक बार है? एक अफसर ने कहा, जी हाँ, एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, हम वहां जाकर उसे तलाश करते हैं। वो दोनों ओपन एयर रेस्टोरेंट में आ गए। वहां भी अंदर केबिन बने हुए थे। उन्होंने हर केबिन में देखा। रेस्टोरेंट के मालिक से सवालात किए। जी हाँ, ब्लू स्कर्ट और ब्लू ब्लाउज वाली हसीना 2 मिनट पहले सामने वाले केबिन में थी, फिर आइसक्रीम का बिल अदा करके चली गई। वो बहुत चालाक निकली। जिस स्नैक बार के केबिन में उसे जाना चाहिए था वहां नहीं गई थी, दूसरे रेस्टोरेंट के केबिन में जाकर बैठ गई। यूं सलमान धोखा खा गया था। धोखा खाने के बाद अकल आई कि जूसी को बोरबन पर शुबा हो गया है। जो बात बोरबन को मालूम होती थी उसी के मुताबिक फौजी जूसी को गिरफ्तार करने पहुंच जाते थे। डी बोरबन उससे मिलने माइकल स्नैक बार में आ गया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उसने दिमागी राब्ता कायम करना चाहा। जूसी ने सांस रोक ली। उसने कई बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने फिर उसे अपने अंदर नहीं आने दिया। आखिर उसने मजबूर होकर मैरीना से राब्ता किया। मैरीना सुपर मास्टर के तमाम टेलीपैथी जानने वालों की मालिका थी। उनके दिमागों पर हुकूमत करती थी। वो तमाम ख्यालखानी करने वाले उसके मामूल और ताबेदार थे। जब कोई अहम बात होती तो वह मैरीना के दिमाग में आकर अपने अपने मखसूस कोड वर्ड्स अदा करते थे, फिर कुछ कहे सुने बगैर उसके दिमाग से वापस आ जाते थे, क्योंकि मैरीना किसी को अपने दिमाग में आकर बोलने की इजाज़त नहीं देती थी।
उसने बोरबन के पास आकर पूछा, क्या बात है? जूसी वावेला ने अचानक ही मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया है। मैं वजह मालूम करने जाता हूँ तो वो सांस रोक लेती है। क्या वो तुम्हारे ज़रिए कोई ख़तरा महसूस कर रही है? मुझे अपने और उसके हालात बताओ। वो पिछली रात से अब तक के तमाम हालात बताने लगा। मेरीना ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, साफ जाहिर है कि जूसी के मुतालिक जो बात तुम्हें मालूम होती है वो दुश्मनों को मालूम हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मालूम हो जाती है। जवाब एक ही है, तुम्हारा दिल और दिमाग एक दुश्मन ख्याल खानी करने वाले के ज़ेर असर है। तुम क्या कहते हो? ये कैसे मुमकिन है? ज़रा अक्ल से सोचो। तुम जूसी के साथ जिस मकान में थे उसे कोई तीसरा नहीं जानता था, लेकिन तंजीम वाले जासूस और फौजी वहां पहुंच गए। पिछली रात सोनिया से टकराव हुआ था। उसने हमारा ताक़ुब करने के बाद उस मकान को देखा होगा। चलो मान लेती हूँ जूसी एक शख्स के साथ साहिली कॉटेज में पनाह लेने जा रही थी। ये बात भी सिर्फ तुम्हें मालूम थी? उस शख्स को भी मालूम थी जो उसे अय्याशी के लिए ले जा रहा था? क्या वो शख्स दुश्मन था? टेलीपैथी जानता था? क्या उसने ख्याल खानी के जरिए फौजियों को साहिली कॉटेज में बुलाया था? नहीं, मैं उस शख्स के दिमाग में जाकर चोर ख्यालात पढ़ चुका हूँ। वो टेलीपैथी नहीं जानता था। अगर सलमान वास्ती ने उसके दिमाग से मालूम किया है तो उसकी मालूमात का जरिया मैं हूँ, क्योंकि जूसी तो योगा की माहिर है। जूसी को यहीं से शुबा हुआ कि दुश्मन तुम्हारे जरिए उसे घेर रहे हैं। उसने शुबे की तस्दीक के लिए तुम्हें माइकल स्नैक बार में मिलने को कहा। फिर तस्दीक हो गई, वहां भी उसे गिरफ्तार करने वाले पहुंच गए थे। अच्छा, तो इसीलिए वो अब मुझे दिमाग में आने नहीं देती है। हाँ, जब से तुम्हें दूर किया है तब से वो महफूज है। वो दुश्मन ख्याल खानी करने वाला जो तुम्हारे दिमाग में छुप कर रहता है अब तुम्हारे जरिए जूसी को तलाश नहीं कर सकेगा, ना ही उसे गिरफ्तार करा सकेगा।